अगर चोट लगी ना मुझे लेने देना। यूपी में क्राइम हो, जातीय हिंसा हो या किसी तरह का अत्याचार हो, अगर आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आप जा नहीं सकते हैं। पीड़ित परिवार को सांत्वना नहीं दे सकते हैं। इस देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र वही जिंदा है जहां जहां बीजेपी नहीं है। जैसे बंगाल में कोई हादसा हो तो बीजेपी वहां धरना प्रदर्शन सब करती है, हाईकोर्ट भी चली जाती है, हाईकोर्ट से उसको न्याय भी मिल जाता है। लेकिन यूपी में लगता है जैसे सबको सांप सूंघ जाता है। बस आज की तस्वीरें देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उनको दौड़ते हुए सड़कों से पीड़ित परिवार से मिलने जाना दिया जा रहा है। पता नहीं उनको मिलने दिया जाएगा अभी कि नहीं। ये राजेंद्र पाल गौतम है, कांग्रेस के नेता हैं, प्रदीप नरवाल हैं, पुनिया हैं जो युवा सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये भी पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे। सपा ने भी वहां के जो लोकल उनके विधायक हैं वो, उसके बाद जो राम जी हैं जो सांसद हैं वहां के, रामजी सुमन, किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा है। मेरठ में एक दलित बहुजन समाज की माता जी थी, अपनी बेटे के साथ सुबह सुबह खेत जा रही थी। उसी गांव के एक आरोपी ने उन पर हमला किया, वो उन पर कुल्हाड़ी चला दिया और उनकी पुत्री भी लापता है। तमाम जो जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं वो उसको प्यार का मामला बता रहे हैं। मान लीजिए प्यार का ही मामला है तो आप हत्या कर देंगे। सोचिए, इस देश में जब भी जाति का बैरियर टूटता है, शादी ब्याह करने का मामला हो, रोटी बेटी का संबंध हो, उसमें सबसे ज्यादा दलित पिछड़े मारे जाते हैं। अगर लड़की जनरल कैटेगरी की है, लड़का अगर गैर सवर्ण है तो लड़का मारा जाएगा, उसके परिवार आहत होंगे। अगर लड़की गैर सवर्ण है, दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक है, लड़का सवर्ण है, जनरल है, तो भी पीड़ित परिवार लड़की वाले ही मारे जाते हैं। तो सोचिए इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सब तभी ठीक हो सकता है जब तक आरक्षण लागू न हो। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश में हर जाति और धर्म के लोग नहीं होंगे। मुझे ताज्जुब होता है कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस नहीं लेता है इन सब मामलों पर, लॉ एंड ऑर्डर के मामलों पर। जब से बीजेपी सत्ता में आई है कोई नोटिस नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट संज्ञान ही नहीं ले रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार के समय देखिए, चारों तरफ से आवाजें आती थी, हाई कोर्ट बोलता था, सुप्रीम कोर्ट बोलता था, ईडी बोलता था, इनकम टैक्स बोलता था, सीबीआई वाले बगावत करते थे। क्या अभी देश में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये बड़ा सवाल है, सोचिए। लेकिन इस देश में तमाम, सोचिए पुलिस की किस तरह से नैरिशिंग हुई है। अमेरिका में पुलिस वाले ने एक महिला को गोली मार दी, उससे पहले एक ब्लैक युवा को गोली मार दी थी, तभी ब्लैक लाइव्स मैटर वहां कैंपेन चला था। अभी एक महिला को गोली मार दी गई, उसके बावजूद, जबकि वो गोरी महिला थी, पूरा सिस्टम उस पुलिस वाले के खिलाफ खड़ा हो गया। ट्रंप चूंकि दक्षिणपंथी है तो वो पुलिस के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन ममदानी उसके खिलाफ खड़ा था। लेकिन भारत में मैं देखता हूं कि जो सत्ता के लोग हैं, जो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सब इंडिपेंडेंट संस्था है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपको दबाव में एसपी डीएम को नहीं आना चाहिए। अगर आप पर दबाव बनाया जाता है तो आप बोलिए, सोचिए। अभी खबर आ रही है, ये भी यूपी की खबर है, एक बहुजन समाज के आईएएस थे, एक दिव्यांग जो है, जो याचिकाकर्ता, उनसे मिलना चाहता था। 3 पुलिस वाले हैं, तीनों ब्राह्मण समाज से, उनको घसीट कर ले जाया गया। इस पर एसडीएम आग बबूला हो गए कि आपका लोगों से मिलने का ये क्या तरीका है। तीनों ने आरोप लगा दिया कि एसडीएम साहब ने उनको गाली दी है, जाति सूचक गाली दी है। ये अद्भुत हो गया। जो जाति के नाम पर पीड़ित है वो कैसे जाति सूचक गाली दे सकता है? क्या कहेगा कि मैं नीची जाति का हूं, तुम्हें देख लूंगा? बताइए क्या कहेगा? तुम ऊपर जाति के हो। अद्भुत है ये सब कुछ। संतोष वर्मा के साथ क्या हुआ, मीनाक्षी सिंह के साथ क्या हुआ, ये सब देश जानता है। सोचिए ममता बनर्जी किस तरह से इनकम टैक्स, ईडी के खिलाफ लड़ रही है, अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल ईडी ने ममता बनर्जी के एक चुनावी जो रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक, वही जन सुराज के जो प्रमुख है, वो पहले आईपैक के ही प्रमुख थे, अब उन्होंने छोड़ दिया, कोई जैन साहब चला रहे हैं।
तो ईडी का कहना है कि हम कोयला स्कैम, जो कोयला घोटाला हुआ है उसके जो हवाला से लेन देन हुए हैं 20 करोड़ रुपए, उसकी जांच कर रहे थे। ममता बनर्जी का कहना है कि ये हमारा चुनावी जो डेटा है वो चोरी करने आए थे। और ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव है जिसमें अमित शाह का नाम है, कोयला घोटाला का पैसा जाता है, तो नाम जाहिर कीजिए, बताइए देश को। तो नहीं, इन लोग का सेटिंग वेटिंग चलता रहता है। वैसे भूपेश बघेल, सोचिए उनके बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि 1500 करोड़ रुपए बीजेपी के किसी बड़े नेता को दिल्ली जाना था। एक बीजेपी के नेता ने एफआईआर कराया, उसके बाद आरोपी जेल में भी है, बीजेपी नेता का बेटा। तो ये तमाम खबरें मैं क्यों बता रहा हूं? सोचिए लालू यादव पर अब क्या आरोप लग रहे हैं कि वो रेल मंत्री थे, जिस शख्स से उन्होंने जमीन ली थी उनके घर में 3 लोगों की रेलवे नौकरी निकली। अरे भाई, बिहार में तो एक घर में 5-5 नौकरियां हैं, 10-10 नौकरियां हैं। एक ही डिपार्टमेंट में, बैंक में है तो बैंक में, आईएएस है तो आईएएस, पीसीएस है तो पीसीएस, डॉक्टर है तो डॉक्टर। खैर, बहुजन समाज के नेताओं को ये सब झेलना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स ईडी का इस देश में जमकर दुरुपयोग होता रहा है। या तो ममता बनर्जी सही है या फिर अमित शाह सही है। तो बंगाल की लड़ाई इस तरह से चल रही है, लेकिन यूपी में बहुजन समाज के नेताओं को अब सड़क पर निकलना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको बात करनी पड़ेगी। राजनीति में तो आपको जूझना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, बीजेपी इस देश में शानदार विपक्ष है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक नेगी साहब पत्रकार, उन्होंने दिखाया कि एक बीजेपी की महिला नेता बैठी हुई, लगता है सब सेटिंग वेटिंग हो गया है। सनावर, जो जिन्होंने आरोप लगाया था किसी वीआईपी का, वो अब सरकार को कोऑपरेट कर रही है। एक बाबा है, आश्रम चलाते हैं, उनकी भी इस मामले में एंट्री हो गई है। लेकिन मैं उत्तराखंड के लोगों को सैल्यूट करूंगा। एक वीडियो से आपत्ति बता दूं, एक जगह वीडियो बन रहा था, एक महिला जो है वो भाषण दे रही थी। उन्होंने कहा कि जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी ताकतें। ब्राह्मण समाज का एक युवा भड़क गया। सचिव, वो ब्राह्मणवादी कह रहे थे, जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी। वो कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, हमें फक्र है। तो मुझे लगता है ब्राह्मण समाज को ये बारीक, जैसे चोरी करने वाले को चोर कहा जाता है, उसी तरह से जातिगत भेदभाव, महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाले को ही जातिवादी, मनुवादी कहा जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो उत्तराखंड में लोगों की ताकत का असर हुआ है और सीबीआई जांच होगी अंकिता भंडारी वाले केस में। वहीं सोचिए उसी उत्तराखंड में एंजल चकमा, जो बुद्धिस्ट थे, आदिवासी थे, त्रिपुरा के युवा थे, उनको मार दिया गया, बेवजह मार दिया गया। उसका मुख्य आरोपी पता नहीं अब तक गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ। 10 दिन तक वो हॉस्पिटल में जूझते रहे। तो इस देश में सबसे ज्यादा जातीय हिंसा होती है, लेकिन आप बात नहीं कर सकते हैं। वो तो सोशल मीडिया है, एक्स है, फेसबुक है, जो ये खबरें अब सब पब्लिक डोमेन में आ रही है। चंद्रशेखर आजाद ने आज ताकत दिखाई है। वो दौड़ते हुए हाईवे पर, पुलिस ने रोक लिया, वो पैदल चले गए, परिवार से मिले हैं। राजेंद्र पाल गौतम मिलने गए थे, प्रदीप नरवाल, सबको हाईवे पर रोक दिया गया है। तो बीजेपी शासित राज्यों में आपको पीड़ित परिवार से नहीं मिलना है। अब तो अर्नब गोस्वामी का आजकल क्या पलट हो गया है। उनके पत्रकार के साथ हाथापाई हुई है, खुद वो खबर चला रहे हैं। तो चूंकि पत्रकारिता की आदत छूट गई है 10 सालों में, अब जब कोई कोशिश करेगा तो यूपी में तो भैया एफआईआर होता है, भयानक एफआईआर होता है। उमर खालिद जेल में है, सरजील इमाम जेल में है, मिरान हैदर छूटे हैं, गुलफिसा, ये सब आप जानते हैं। नेहा ठाकुर पर एफआईआर होता है, उनको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। अभिषेक उपाध्याय को रिलीफ मिल जाता है, ममता त्रिपाठी को रिलीफ मिल जाता है। लेकिन प्रशांत कनौजिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का पढ़ा लिखा सबसे वर्सटाइल पत्रकार, उन्होंने एक ट्वीट किया था, एक्स पर कुछ लिखा था, उस समय ट्विटर था, उनको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। और मैं जाते जाते पत्रकार हूं तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी SC ST OBC के लोग पत्रकार बनना चाहते हैं, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में रिजर्वेशन भी लागू है, वहां जरूर अप्लाई करें अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं। फीस थोड़ी बेहतर ज्यादा है, लेकिन अब स्कॉलरशिप के भी इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन अप्लाई जरूर कीजिए। 1 साल का डिप्लोमा है। दुनिया को समझने बुझने की आपकी सलाहियत मजबूत होगी और बहुजन समाज को पत्रकारिता में आना चाहिए। और द बिग के एडिटर जो है सुमित की मदद कीजिए, वो लगातार शेयर कर रहे हैं आपसे, फेसबुक पर, एक्स पर, सब जगह उनके QR कोड है। उनकी पत्नी अस्पताल में है, वेदांता में।
मैं तो कहूंगा कि जो त्रेहन है, मधु त्रेहन, जो टीवी टुडे ग्रुप की पहले कभी मेदांता ग्रुप के जो ही के पति चलाते हैं, उनको भी मदद करनी चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।